हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोविड-19 के जो नियम हैं उनकी आप पालना कर रहे होंगे। बिना बात किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड, उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में मैंने काफ़ी सारी बातें आपको एटम के बारे में, एटॉमिक मॉडल के बारे में आपको समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ वो बातें आपको समझ में आ भी रही होंगी और आप उन्हें सीखने की कोशिश भी कर रहे होंगे। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन उस टाइम या कुछ टाइम बाद आपको दे दूंगा। बात क्लियर है? तो बिना बात किए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भाई वेव के बारे में, यानी हमको बात करनी थी बोहर के एटॉमिक मॉडल में। और मैंने आपसे कहा था अगर आपको बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है तो आपको दो बातें सीखनी होंगी। एक तो स्पेक्ट्रम के बारे में बात सीखनी होगी और एक आपको बात सीखनी होगी विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस सिलसिले में हम जो बात कर रहे थे इससे पहले वाले लेक्चर में, वो बात कर रहे थे वेव के बारे में। यानी हमने जो बात की थी वो बात की थी वेव के बारे में कि वेव क्या होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं तरंग। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अब जो आप हैं थोड़ी बहुत इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी याद करने की कोशिश करो, क्योंकि जो काफ़ी सारी बातें ऐसी है जो हमको इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आती है, हिंदी में कम समझ में आती है। तो हम बोलेंगे वेव, तरंग भी बोल लो, कोई समस्या नहीं है। बाकी इंग्लिश में बोलते हैं वेव, हिंदी में बोलते हैं इसको तरंग। मैंने आपको बताया था हमको बात करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। हमको किसको बात करनी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हिंदी में बोलते हो आप विद्युत चुंबकीय तरंग, हमें इसकी बात करनी है। तो सबसे पहले हमको ये सीखना होगा कि वेव क्या होती है। पहले मैं देख लेता हूं आपको क्लियर है कि नहीं। हाँ भाई, क्लियर है। अब देखो, हमको किसकी बात करनी है? हमको बात करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि वेव क्या होती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम किसे कहेंगे। तो मैंने आपको वेव के बारे में बताया था, और वेव के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि वेव इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्या होती है? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर अगर हिंदी में बात करूं कहेंगे हमको ऊर्जा के स्थानांतरण का तरीका। क्या बताया था मैंने आपको? ऊर्जा के स्थानांतरण का तरीका, कि किसी भी माध्यम के द्वारा अगर आप ऊर्जा को एक रूप से, अगर एक स्थान से अगर आप दूसरे स्थान द्वारा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ऊर्जा को लेकर जा रहे हो, तो लेकर जाने का जो तरीका है उसे आप बोलोगे मोड। उसे क्या बोलेंगे? वेव। उसे क्या बोलेंगे हम? वेव। यानी वेव कुछ नहीं करती, एक ऊर्जा को एक स्थान से कहां लेके जाती है? दूसरे स्थान पर। और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि मान लो एक पानी है, एक तालाब है, इस तालाब के अंदर यहाँ पे पत्ता रखा हुआ है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। यहाँ से आपने पत्थर डाला तो पत्थर से क्या होंगे? रिपल बनेंगे, ऐसी तरंगे बनेंगी। और तरंग जाती जाती कहाँ चली जाएगी? इस पत्ते के ऊपर, और पत्ता क्या हो जाएगा? हिलने लग जाएगा। मतलब आपने एनर्जी यहाँ पर दी थी और वो एनर्जी ट्रांसफर होते होते कहाँ चली गई? इस पत्ते के पास, और पत्ता हिलने लग गया। इसका मतलब आपने तो एनर्जी यहाँ पर दी थी, इस एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम कौन कर रही है? ये तरंग कर रही है। तो तरंग क्या करेगी? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी ऊर्जा को एक स्थान से कहाँ लेके चलेगी? दूसरे स्थान पर। और मैंने आपसे कहा था यहाँ पर जो पानी है वो किसका काम कर, यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है वो किसका काम करता है? मीडियम का, यानी वो काम करता है माध्यम। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? माध्यम। क्या बोलते हैं? माध्यम। यानी आपके तालाब में जो पानी भरा हुआ था वो किसका काम कर रहा था? माध्यम का। यानी इस एनर्जी को यहां से यहां तक ले जाने के लिए हमको माध्यम की आवश्यकता होगी। यानी अगर सोचो, अगर तालाब सूखा होता, अगर तालाब में पानी नहीं होता, तो अगर आप यहां पर पत्थर मारते तो क्या पत्ता हिलता? क्या नहीं हिलता, क्योंकि यहां पर पानी नहीं था। यानी पानी किसका काम कर रहा है? माध्यम का। तो फिर आपसे मैंने कहा था कि वेव भी हमारे पास दो प्रकार की होंगी। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि वेव भी हमारे पास कितने प्रकार की होंगी? दो प्रकार की। कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? एक तो बताई थी मैंने आपको मैकेनिकल वेव। एक तो कौन सी बताई थी मैंने आपको? मैकेनिकल वेव। और एक बताई थी मैंने आपको नॉन मैकेनिकल वेव। एक तो हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव और एक हमारे पास होती है नॉन मैकेनिकल वेव। ये पढ़ोगे आप, फिजिक्स पढ़ोगे जब। लेकिन मुझे थोड़ी बातें समझानी है तो मैं थोड़ा उसको डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है? मैंने आपको बताया मैकेनिकल वेव क्या होती है? जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मैं कहूंगा मीडियम की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? यहां पर मीडियम चाहिए, और यहां पर किसी प्रकार के कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैं कहूंगा आपने तालाब में पानी, आपने तालाब के अंदर पत्थर डाला, तो अगर मानो पानी नहीं होता तो पत्थर के द्वारा जो ऊर्जा है उस पत्ते तक नहीं पहुंच पाती। मतलब उसके लिए आपको माध्यम की आवश्यकता चाहिए। इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, साउंड वेव। जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। जैसे मैंने आपको कहा था आप एक कमरे में बैठे हो, अगर उस कमरे के अंदर मैं वैक्यूम कर दूं, अगर कोई भी प्रेशर अगर वहां पर नहीं होगा तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे। यानी मेरी कौन सी वेव आ रही है? साउंड वेव। यानी साउंड वेव के लिए मीडियम रिक्वायरमेंट है। बिना माध्यम के साउंड वेव का प्रोपगेशन नहीं हो सकता, उन्हें बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और ऐसी वेव जिनके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती उन्हें बोलते हैं हम नॉन मैकेनिकल वेव। जैसे एग्जांपल, सन से जो लाइट आ रही है,
स्पेस से जो लाइट आ रही है, जिसमें अल्ट्रावायलेट हुआ, एक्सरे हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ, ये सब किसका पार्ट है? ये सब पार्ट है नॉन मैकेनिकल वेव का। और हमको कौन सी वेव पढ़नी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम जान जाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? नॉन मैकेनिकल वेव, यानी इसके लिए किसी प्रकार के मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बात समझ आ रही है आपको? यहाँ तक की आपको यहाँ तक की बात क्लियर है? ये बात इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। आज मैं बात करूंगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये है क्या, किस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार उत्पन्न होती है। हमको वेव के बारे में पता लग गया कि तरंग क्या होती है। तरंग कुछ नहीं होती, ऊर्जा के स्थानांतरण का तरीका होता है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है साहब। एक तो मैकेनिकल वेव होती है और एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव क्या होती है? जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है? जिसके लिए किसी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करता हूं आगे की। हम बात कर रहे हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग। हमने वेव के बारे में सीख लिया। अब हमें देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। देखो नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? यहां पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। यहां पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। बातों को समझो आप ध्यान से। नाम से पता लग रहा है वेव तो हम जानते तरंग होती है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? उस तरंग में एक तो कौन सा क्षेत्र होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिसे आप बोलते हो हिंदी में वैद्युत क्षेत्र। और एक कौन सा फील्ड होगा? नाम से पता लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं जी चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। 2 तरह के क्षेत्र होंगे। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा और एक हमारे पास कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब ये तरंग जाएगी तो इस तरंग के पास 2 क्षेत्र होंगे। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्षेत्र होगा और एक हमारे पास कौन सा क्षेत्र होगा? मैग्नेटिक क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड। और साथ में कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो वेव होगी इस वेव के पास 2 फील्ड होंगे। एक तो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक हमारे पास कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब समस्या ये आती है सर ये वेव डेवलप कैसे होती है? किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेवलपमेंट होता है? यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये EMW जिसे हम बोलते हैं वो उत्पन्न कैसे होती है सर? कैसे उत्पन्न होती है? और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड क्या यहां पर रोल प्ले करने वाले हैं? देखो ध्यान से बात कि पहली बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है नाम से पता लग रहा होगा इसके पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा यानी एक तो वैद्युत क्षेत्र होगा और साथ में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जिसे आप बोलते हो चुंबकीय क्षेत्र। यानी इस तरंग के पास 2 प्रकार के क्षेत्र होंगे। एक तो वैद्युत क्षेत्र होगा, साथ में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। देखो कैसा होता है। पहले लिख रहा हूं परिभाषा कि परिभाषा क्या होती है इसकी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न कैसे होती है? जब आवेशित परमाणु, आवेशित तत्व बोल दो, एलिमेंट बोल दो, चार्ज होना चाहिए। देखो आवेशित की बात कर रहा हूं। जब आवेशित तत्व कंपन करता है, वाइब्रेशन कंपन करता है तो इस स्थिति में दो लंबवत, देखो क्या लिख रखा है वो लंबवत। जानते हो लंबवत का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। जब आवेशित तत्व नहीं, कण बोल देंगे हम। जब आवेशित कण कंपन करता है तो इस स्थिति में 2 लंबवत क्षेत्र कौन कौन से? वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। 2 फील्ड ये होंगे। 2 लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। ये तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। देखो परिभाषा ध्यान से कि जब आवेशित यानी जब चार्ज पार्टिकल वाइब्रेशन करेगा तो उस स्थिति में 2 परपेंडिकुलर फील्ड जनरेट होंगे। एक तो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक हमारे पास होगा मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब आवेशित परमाणु कंपन करता है तो इस कंडीशन में 2 परपेंडिकुलर, 2 लंबवत यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे? लंबवत होंगे। 2 लंबवत क्षेत्र कौन कौन से? एक तो वैद्युत क्षेत्र और साथ में कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये जो तरंग जा रही है इस तरंग को बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग। यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होंगी? ऐसी तरंगे जिनमें वैद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। यानी वे तरंगे जिनमें वैद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और दोनों क्षेत्र आपस में क्या होते हैं? लंबवत। क्या होते हैं? लंबवत। उन तरंगों को क्या बोलते हो आप?
वैद्युत चुंबकीय तरंग, यानी वह तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हो जाते हैं, उन तरंगों को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कब होती है? जब आवेशित पार्टिकल, यानी जब चार्ज पार्टिकल कंपन करेगा, ऑसिलेशन करेगा, तब जो तरंग बनेगी उस तरंग को बोलोगे आप विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलोगे उसे? विद्युत चुंबकीय तरंग। बात समझ आई? यानी जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेशन करता है, जब आवेशित परमाणु कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है, तो उस कंडीशन में दो परपेंडिकुलर यानी दो लंबवत चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, उन तरंगों को बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। या दूसरी भाषा में कह सकते हो कि वह तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, उन तरंगों को बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। बात समझ आ रही है अब आपको? अब मैं दिखाता हूं तरंग बनती कैसे है और ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत दिखाई कैसे देंगे हमको। देखो, तरंग को बेसिकली तरंग को ऐसे दिखाया जाता है, देखा होगा आपने, ये तरंग को दिखाने का तरीका है। इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं मैं सब बता दूंगा आपको, लेकिन तरंग को इस प्रकार दिखाया जाता है, एक वेव के रूप में। तरंग ऐसी तो होती है वेव, एक वेव को इस प्रकार दिखाया जाता है। ये वेव को दिखाने का तरीका है भाई, ये वेव को दिखाने का क्या है तरीका। जब भी आपको वेव बनाओगे तो वेव को आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, समझ रही बात? वेव को बनाने का तरीका है। अब देखो आप, मेरे पास तीन फील्ड है, मेरे पास तीन एक्स है, तीन एक्सिस है मेरे पास। इधर तो ले रहा हूं मैं एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्स, इधर ले रहा हूं मैं वाई एक्सिस और इधर ले रहा हूं मैं जेड एक्सिस। तीन एक्सिस है मेरे पास, एक तो मैंने ले लिया एक्स, एक वाई, एक जेड। आप ऐसे ही ले सकते हो। देखो यार, ये आपके सामने जो दिख रहा है इसको आप मान लो एक्स एक्सिस, ये जो आपको दिख रहा है इसको आप मान लो वाई एक्सिस, और ये जो मेरा थंब जो आपको दिख रहा है, अंगूठा जो आपको दिख रहा है, इसको मान लो जेड एक्सिस। बताओ तीनों परपेंडिकुलर है कि नहीं? देखो आप, दिख रहा है साफ साफ आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास कौन सा है? जेड एक्सिस। दिख रहा है? तीनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये 3D है भाई, 3D। 2D क्या होता है? ये अपने पास एक्स होगा, ये हमारे पास वाई होगा, और अगर आप रूम के कमरे की तीसरी एक्स देखोगे वो कौन सा? जेड। ये जेड ऐसे तो होगा, ये अगर एक्स है ये वाई है तो जेड ऐसा होगा, अगर ये एक्स है ये वाई है तो जेड ऐसा होगा, और अगर ये एक्स है ये वाई है तो जेड ऐसा होगा। बात समझ आ रही है आपको? ये होते तीनों आपस में परपेंडिकुलर। अब सुनो, अगर तरंग स्टार्ट होगी, अगर तरंग बनेगी, तो मैं कह रहा हूं, मैंने क्या कहा था, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? जिनमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं? लंबवत। तो देखो आप, अगर मैंने तरंग को स्टार्ट किया ऐसे, ये तरंग हमारे पास, तो मान लिया कि वाई एक्सिस में, ये जो हमारे पास ये एक्सिस है वाई एक्सिस, इसको मैं वाई मान लेता हूं, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, इसको मैं जेड मान लेता हूं, ठीक है, सही रहेगा ना? इससे ये तो आपके पास एक्स हो जाएगी, ये आपके पास वाई हो जाएगी, ये आपके पास कौन सी हो जाएगी? इधर वाली जेड। दिख रहा है साफ साफ आपको? साफ साफ बोर्ड पे क्लियर है आपको? ये वाली जो मेरी एक्सिस है, ये वाला मेरी जो अंगुली है, इसको मान लिया आपने एक्स एक्सिस, अंगूठा कौन सा होगा? वाई एक्सिस, और ये वाली जो अंगुली है उसको क्या मान लिया आपने? जेड एक्सिस। अब सुनो, ये जो मैंने दिखाया है आपको, ये तरंग है कि नहीं? मैंने बताया था आपको तरंग को दिखाने का तरीका यही होता है। मान लिया कि यहां पर जो क्षेत्र बन रहा है, मान लिया कि यहां पर जो क्षेत्र बन रहा है वो क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? वैद्युत क्षेत्र, जिसको दिखा रहा हूं मैं ऐसे, देखो, ताकि आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने बनाया है, ये जो क्षेत्र मैं बना रहा हूं, ये एरिया कौन सा है? ये अपने पास है भाई वैद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? ये हमारे पास है वैद्युत क्षेत्र। हो गया वैद्युत क्षेत्र, यानी ये कौन सा फील्ड होगा? ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड, ई वेक्टर। इनको पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, इसे बोलते हैं सदिश। क्या बोलते हैं? सदिश। जिसका दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उन्हें सदिश बोलते हैं। ई इसके ऊपर, इसको बोलते हैं, ये एरो है, इसको बोला जाता है वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं सदिश। ये पढ़ोगे आप फिजिक्स में, ठीक है। देखो आप, वैद्युत क्षेत्र का दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसलिए बोलते हैं ई वेक्टर। ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब है भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड। कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिकल फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब मैंने कहा था आपसे, देखो, मैंने कहा था आपके पास ये तो एक्स है, ये हमारे पास वाई है, और ये हमारे पास क्या है? जेड। अब मैं कह रहा हूं ये जो अपने पास वेव जा रही है, बताओ कौन सी एक्सिस में ये? अगर भाई ये सोचो आप ऐसे है, अगर वेव ऐसे जा रही है, अगर वेव ऐसी जा रही है, तो बताओ यहां पर कौन सी एक्सिस है? यहां पर वाई मानी है हमने, यहां पर हमने एक्स मानी है, और यहां पर हम जेड मानी है। अगर ऐसे जा रही है तो इस फील्ड पर कौन सा फील्ड मान लिया मैंने? इलेक्ट्रिकल। और आप जानते हो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते ही नहीं होते। अगर वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, अगर वैद्युत क्षेत्र अगर वाई दिशा में जा रहा है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा या तो एक्स दिशा में होगा या वो जेड दिशा में होगा। बताओ बात सही कि नहीं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब मैं ले रहा हूं जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, उसको मैं ले रहा हूं जेड एक्सिस पर। देखो कैसे लेंगे जेड एक्सिस पर, देखो,
थोड़ा डायग्राम साफ कर देते हैं ताकि बातें और भी समझ में आए आप। दिख रहा है साफ साफ आपको? ये जो एरिया बनाया मैंने, ये ऐसे वाला, देखना इस एरिया को, ये जो अपना एरिया है ये वाला, इसको थोड़ा अलग से दिखा देते हैं। ये जो डबल लाइन वाला एरिया है ना, ये अपने पास एरिया कौन सा होगा? ये एरिया है चुंबकीय क्षेत्र वाला। कौन सा एरिया है ये अपने पास एरिया है चुंबकीय क्षेत्र वाला। फिर मैं आपको उंगलियों से बता दूंगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं। ये जो मैंने बनाया है, ये जो एरिया बनाया है मैंने, ये एरिया किसका है? ये पास एरिया है, ये अपने पास है बी वेक्टर। बी का मतलब होता है, यहां पर बी क्या है? यहां पर बी है भाई मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो आप? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हो? चुंबकीय क्षेत्र। तो कैसे है अब देखना ध्यान से बात। मैं कहूंगा ऐसा होगा कुछ, वेव ऐसी जा रही होगी, ये अपने पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा देखो ध्यान से। इस प्रकार जा रहा है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किस जा रहा है? ऐसे देखो, मैं जो दिखा रहा हूं आप देखने की कोशिश करो। वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार जा रहा है, जा रहा है, दिख रहा है आपको वैद्युत क्षेत्र? ये अपने पास कौन सी एक्सिस है? मैंने कहा ये जो एक्सिस मैं मान रहा हूं ये वाई है, ये आपके सामने जो जा रही है एक्स है, और ये हमारे पास जेड है। दिख रही है साफ साफ आपको? ये आपके पास एक्स है, देखो आप ध्यान से, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये आपके पास जेड एक्सिस है। अब ये अपने पास एक्स हो गई, ये वाई हो गई, हमारे पास जेड हो गई। अब देखना ध्यान से, मैं जो ऐसे बना रहा हूं वो कौन सी एक्सिस में है? देखो आप ध्यान से, ये जो मैं बना रहा हूं मैं ऐसे, जो आपको बताया जा रहा है इस प्रकार से, वो कौन सी एक्सिस पर है? वाई। यानी वाई एक्सिस में मान लिया मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है? ये तो ऐसे जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है? ऐसे। भाई जेड ऐसे है ना, जेड ऐसे, मैं कह रहा हूं जेड के ऊपर कौन सी है? बी वेक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड। कैसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे। देखो ये तो वेव ऐसे जा रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा था? ऐसे। अब देखो तुम ध्यान से, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताओ जब आपस में ऐसे आएंगे, दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर? दिख रहा है साफ साफ? इसके बीच में जो एंगल बनेगा, बताओ 90 का होगा कि नहीं होगा? अगर वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा होगा? ऐसे जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा? तभी तो लंबवत होंगे आपस में। और वेव कैसे जा रही है? वेव की दिशा कौन सी है? सामने की तरफ, यानी वेव भी ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ऐसे जा रहा है। और बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे। दिख रहा है ना आपको साथ में कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कौन सी दिशा में? वाई दिशा में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहां है? यहां पर। वेव कैसे जा रही है? एक्स। वेव तो ऐसे जा रही है ना आगे, उसकी दिशा कौन सी होगी? एक्स वाली। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? जेड। बताओ तीनों परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि जब वैद्युत चुंबकीय तरंग की हम बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसमें मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में डायरेक्शन वेव डीडब्ल्यू, ये तीनों क्या होते हैं? लंबवत। लंबवत को इस प्रकार दिखाया जाता है, जानते हो गणित के अंदर आपने पढ़ा होगा, लंबवत दिखाने का तरीका है। यानी इसके लिए ये कंडीशन फॉलो होती है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग में इलेक्ट्रिकल क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दिशा तीनों ही आपस में क्या होते हैं? लंबवत। क्या होते हैं? यानी वैद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है? वाई में। ये कौन दिशा में है? जेड में। और ये कौन सी दिशा में? एक्स में। समझ में आई बात क्लियर है आपको? ध्यान से देख लीजिए आप, बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि वैद्युत चुंबकीय जो तरंग होती क्या है। वापिस देख लो आप, इस डायरेक्शन में ये आपके पास है चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ये आपके पास कौन सा है? ये आपके पास है वैद्युत क्षेत्र। दिख रहा है वाई एक्सिस में आपको वैद्युत क्षेत्र? दिख रहा है आपको? ये ऐसे जो जा रहा है ऐसे, दिख रहा है ना ऐसे ऐसे, ये जो ऐसे ऐसे जा रहा है सर्पिलाकार, वो अपने पास कौन? चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो आप देखो ना दोनों को, ये तो नीचे से ऐसे जा रही है, ये ऊपर से ऐसे आ रहा है। बताओ परपेंडिकुलर है कि नहीं? और वेव कैसे जा रही है? आपके सामने मतलब एक्स दिशा में जा रही है। बताओ तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? वेव तो जा रही है एक दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है जेड दिशा में, और वैद्युत क्षेत्र जा रहा है वाई दिशा में। और आप जानते हो तीनों एक्सिस आपस में क्या, देखो दिख रहे हैं ना आपको, तीनों एक्सिस आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो बताओ तीनों क्षेत्र भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? वह तरंग जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और जो वेव की जो दिशा है तीनों ही आपस में लंबवत हो जाए, उसे बोलते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसे आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ऑल क्लियर? समझ में आई बात को? वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? बातें आपको क्लियर होंगी। वैद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? कि वह तरंग जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और जो चुंबकीय तरंग की जो दिशा है वो तीनों ही लंबवत हो जाए, उसे आप बोलते हो वैद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर कॉन्सेप्ट आपको? डायग्राम से आपको और भी क्लियर हो जाएगी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग कैसे होती है। फिर मैं बता रहा हूं आपको, अगर वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे जाएगा, और वेव भी तो आपके सामने जा रही है, तो वेव के चलने की दिशा आपके सामने होगी। सामने कौन है आपके? एक्स। ये एक्स ही तो है। चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ये वाई हो गया। चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, ये जेड हो गया। और देखो आप तीनों आपस में लंबवत है कि नहीं? तो मैं कहूंगा वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? डीडब्ल्यू का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ वेव यानी तरंग की दिशा। तरंग की दिशा तीनों आपस में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। बातें कहानी क्लियर? और वेव कैसे दिखाते हैं?
वेव को दिखाते हैं हम ऐसे। अब बताऊंगा मैं आपको इनको तो क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं। बात क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई आपको कि वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है और उत्पन्न कैसे होती है। जब एक आवेशित कण कंपन करता है तो इस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब सुनो बात कहानी आगे की। यहां तक कहानी क्लियर है आपको कि वैद्युत चुंबकीय तरंग होती क्या है। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको तरंग के बारे में, अब मैं बता रहा हूं आपको वेव के बारे में कि वेव का रिप्रेजेंटेशन, कि वेव जो है उसको कैसे दिखाया जाता है। देखो एक वेव कब पूरी होगी, देखो वेव को दिखाने का तरीका, छोटी से छोटी वेव बना दी मैंने, इससे छोटी वेव नहीं बन सकती। अब आप देखो, आपने अभी भी देखा था हमने वेव को ऐसे ऐसे बनाया था ऐसे ऐसे। अब आप देखो, आप कहोगे सर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। देखो जो एरिया ऊपर होता है, ये वाला जो एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया, इसको बोलते हैं हिंदी में श्रृंग। क्या बोलते हैं, श्रृंग। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। यानी वेव का जो ऊपर वाला उभार वाला जो एरिया है ना, ऊपर जा रहा है, ये जो एरिया ऊपर जा रहा है, इस एरिया को बोलते हैं श्रृंग। हिंदी में क्या बोलते हैं, वो हिंदी में बोलते हैं श्रृंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और ये जो नीचे जा रहा है, इस एरिया को बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त। इसको बोलते हैं गर्त, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ट्राफ, TROUGH। देखो ऊपर वाला जो एरिया है तरंग का, उसे बोलते हो श्रृंग, हिंदी में बोलते हैं श्रृंग, इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट। और जो नीचे वाला एरिया है वेव का, उसे बोलते हैं हिंदी में ग्रस्त और इंग्लिश में बोलते हैं ट्राफ। बात समझ में आई? और एक वेव कब पूरी होगी, एक वेव कब पूरी होगी, एक श्रृंग और एक ग्रत को मिलाकर। यानी वेव क्या होती है, वेव क्या होती है, एक वेव, एक तरंग क्या होती है, एक तरंग होती है एक श्रृंग, एक तो श्रृंग प्लस एक ग्रत। बात समझ आ रही है आपको? यानी एक तरंग कब पूरी होगी, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एक तरंग में कितने श्रृंग और कितने ग्रत होते हैं, यानी कितने क्रेस्ट कितने ट्राफ होते हैं, तो आप कहोगे एक तरंग में एक तो क्रेस्ट होता है, यानी एक तो श्रृंग होता है, और एक क्या होता है, ग्रत। यानी यहां से लेकर यहां तक जाकर एक वेव पूरी हो जाती है। और अगर आप आगे बढ़ाओगे ऐसे तो दूसरी हो जाएगी, आगे बढ़ाओगे तीसरी हो जाएगी। यानी एक वेव का होगी यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है वो कहलाएगा एक वेव। समझ आई बात? जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, बात समझ आएगी, बता रहा हूं आप क्या करने वाले हो, लेकिन आप ये समझो, ये उभार वाला जो एरिया है उसे तो बोलते हो आप श्रृंग, और ये नीचे जो जाने वाला एरिया है इसे आप क्या बोलोगे, ग्रत। इंग्लिश में बोलेंगे इसे क्रस्ट, हिंदी वो इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, ट्राफ। यानी एक वेव कब बनेगी, जब एक श्रृंग और एक गर्त पूरा हो जाएगा। समझ में? यानी एक वेव में एक श्रृंग होता है और एक गर्त होती है। अब देखो, अगर मान लो आपसे कहा जाए, क्योंकि हमको क्वेश्चनों के अंदर काम काफी जरूरत पड़ेगी इनको, हमारी इनको। देखो आपसे कहा गया बताओ इसमें कितनी वेव है, तो आप क्या करोगे, आपको गिनना है श्रृंग और गर्त। यानी एक उभार यहां से लेके यहां तक, देखो ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक वाला, बताओ एक वेव होगी नहीं, एक वेव हो जाएगी नहीं। ये ऊपर वाला श्रृंग हो गया, नीचे वाला गर्त हो गया। आप जानते हो एक श्रृंग और एक गर्त मिलकर एक तरंग बनाते हैं, यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक तरंग बनाता है। एक तरंग तो ये हो गई, एक तरंग हमारे पास ये हो जाएगी सेकंड वाली, एक तरंग हमारे पास ये हो जाएगी थर्ड वाली, और एक तरंग हमारे पास ये हो जाएगी चार। यानी इसके अंदर कितनी तरंगे हैं, इसके अंदर चार तरंगे हैं। क्या है, चार तरंगे, जिन्हें बोलते हो तरंग संख्या। क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं तरंग संख्या। बताऊं आगे तरंग संख्या क्या होती है, लेकिन अभी आपको बातें क्लियर हो गई होंगी कि इसके अंदर तरंग संख्या कितनी होगी, 1 2 3 और 4। यानी इसके अंदर कितनी वेव है, इसके अंदर 4 वेव है, क्योंकि एक तरंग कब किससे मिलकर बनी होती है, एक संघ से एक ग्रस्त से। यहाँ कितने संघ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तो यहाँ पे क्रस्ट और 4 यहाँ पर ट्रफ है। और आप जानते हो एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यानी एक श्रृंग और एक गर्त से मिलकर एक वेव बनती है। तो 4 श्रृंग और 4 गर्त से मिलकर कितनी वेव बनेगी, 4 बनेगी। यानी यहां पर वेव नंबर कितना होगा, यहां पर तरंग संख्या होगी 4। कितनी होगी, 4। बात समझ आ रही है आपको? कोई पूछ रहे आपको पास तरंग के अंदर कितने क्रस्ट कितने ट्रफ होते हैं, तो आप कहोगे एक तरंग में एक श्रृंग और एक गर्त होता है। बात समझ आ रही है आपको? फिर आप काउंट कर लेना कि कितनी तरंगे आपको दी गई है। समझ आ रही बात? क्लियर कॉन्सेप्ट है यहां तक का आपका, कि यहां से यहां तक। यानी एक तरंग क्या होगी, बस ये वाली, इसको बोलेंगे तरंग। एक तो श्रृंग हो गया और एक हमारे पास गर्त हो गया, एक तो हमारे पास क्रस्ट होगा, इसको तो बोलते हैं इंग्लिश में क्रस्ट, इसे बोलते हैं हम ट्राफ। कहानी क्लियर? बता दिया आपको वेव क्या होती है, ऐसी होती है वेव। और फिर निकाल लेना जितनी भी आपको, जैसे यहां पर कितनी वेव होंगी, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, 2 वेव आएगी नहीं आएगी, इसे बोलते हो आप वेव नंबर। बात समझ आ रही है आपको? कहानी क्लियर है? तो ये था वेव के बारे में। किसके बारे में, वेव को लिखा कैसे जाता है। अब जो हम बात करेंगे, पता लगे ना संघ और गर्त क्या है, आगे काम आएंगे, इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको। आगे जो फीचर्स आने वाले हैं उसमें ये पॉइंट काम आएंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले इनको डिस्कस किया है। अब जो बात करने वाले हैं वो बात नोट डाल के लिखने वाली है भाई। उस बात में क्या करेंगे, बात करेंगे तरंगों के गुणों के बारे में। तरंगों के गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
वेव्स, या आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, ज्यादा कहना ये होगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। इन तरंगों के गुण की बात करने वाले हैं हम कि जो आपने वेव बनाई है, आप कह रहे हो सर वेव ये होती है, ये वेव है, ये सुरंग हो गया, गर्त हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, ट्राफ हो गया, सही से आप वेव बोलते हो। अब इस वेव के अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे, हमको टोटल 5 फीचर पता होना चाहिए। तरंगों गुण में हमको 5 पॉइंटों के ऊपर ध्यान देना है और वो पॉइंट हमको बोहर के एटॉमिक मॉडल में काफी हेल्प करेंगे। कौन कौन से 5 पॉइंट देखो, पहला पॉइंट होगा हमारे पास, क्या तरंगों की बात करें, पहला पॉइंट हमारे पास होगा वेवलेंथ। पहला क्या होगा हमारे पास, वेवलेंथ, इस डिनोट करते हैं लैम्बडा से, किसे लिखते हैं इसको, लैम्बडा से, वेवलेंथ हो गए। दूसरा हमारे पास होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं हिंदी में आवर्ती, क्या बोलते हैं इसको, आवर्ती, पढ़ा होगा तो आपने, न्यू से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं ना ऐसे, इसको बोलते हैं न्यू, न्यू बोलते हैं न्यू, ये तो होता है म्यू, इसको बोलते हैं न्यू, न्यू है ये, ध्यान रखना। तीसरी बात करेंगे हम एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड इसे बोलते हैं आयाम, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में आयाम। एक बात करेंगे हम 4, बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में, टाइम पीरियड इसको बोलते हैं आवर्तीकाल, हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्तीकाल, डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। इसके अलावा एक बात करेंगे हम किसके बारे में, वेव हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, एम्पलीट्यूड हो गया, वेव नंबर, क्या रह गया, वेव नंबर, तरंग संख्या, किसके बारे में बात करेंगे, तरंग संख्या के बारे में, इसको डिनोट करते हैं न्यू बार से, न्यू बार, ऊपर वाला जो होता है इसको ऐसे बनाते हैं ना ऐसे, इसको बोलते हैं न्यू बार, क्या बोलते हैं, न्यू बार। इन 5 ये तो अपने पास हो गई तरंग की दूरी, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। वेवलेंथ क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, ये तो वेवलेंथ होगी। ये फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती हो गई, आयाम हो गया, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेव। ये 5 कैरेक्टर जो हमको है किसके बारे में पढ़ने हैं, वेव के बारे में, यानी वेव को पढ़ने से पहले हमको इनको 5 कैरेक्टर के बारे में जानना होगा। और अगर हम इसके बारे में सीख लेंगे तो हमको जो आगे थ्योरी आने वाली है, प्लांक की क्वांटम थ्योरी और बोहर का जो एटॉमिक मॉडल आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पहले हम 5 पॉइंटों को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। उन 5 पॉइंटों को पढ़ने के बाद फिर हम बात करेंगे पीक्यूटी यानी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, उसकी बात करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम बोहर का एटॉमिक मॉडल, यानी बोहर के एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हमको इन चीजों को देखना होगा, समझना होगा, सीखना होगा, उसके बाद ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे तरंगों के गुण के बारे में। धन्यवाद।